हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। यह आईपीओ इस साल का सबसे पहला आईपीओ है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, साथ ही कंपनी की क्या फाइनेंशियल्स हैं उन पे नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी का इशू लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, साथ ही कंपनी की क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, कंपनी के कौन कौन प्रमोटर्स हैं, साथ ही आईपीओ से रिलेटेड कुछ डेट्स और डिटेल्स पे ध्यान देंगे और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। AGS ट्रांजैक्ट इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ओमनी चैनल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। साथ ही ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ATM मैनेज्ड सर्विसेज। साथ ही AGS ट्रांजैक्ट पेट्रोल पंप पर POS टर्मिनल प्रोवाइड कराने वाला इंडिया का लार्जेस्ट डिप्लॉयर है। AGS ट्रांजैक्ट अपनी सर्विस सिर्फ इंडिया में ही प्रोवाइड नहीं करवाती, इसका प्रेजेंस अदर एशियन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस में भी है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी कैसे काम करती है। तो AGS ट्रांजैक्ट ऑपरेट करती है 3 बिजनेस सेगमेंट्स में, जिसमें नंबर 1 पे आता है पेमेंट सोल्यूशन, नंबर 2 पे आता है बैंकिंग ऑटोमेशन सोल्यूशन और नंबर 3 पे आता है अदर ऑटोमेशन सोल्यूशन। तो इन 3 सेगमेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे पेमेंट सोल्यूशन। पेमेंट सोल्यूशन में कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है लाइक ATM एंड CRM आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, ट्रांजैक्शन स्विचिंग सर्विस, POS मशीन सर्विसेज और अदर सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। अगर हम 31 अगस्त 2021 की बात करें तो कंपनी के पास जो पोर्टफोलियो था उसमें 14,099 ATMs एंड CRM अंडर आउटसोर्सिंग थे, साथ ही 19,161 ATMs एंड CRM अंडर मैनेज सर्विस सेगमेंट में थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि AGS ट्रांजैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट POS टर्मिनल प्रोवाइडर है पेट्रोल पंप्स पर, जिसके क्लाइंट्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे हैं। साथ ही डॉक्टर लाल पैथ लैब, पतंजलि आयुर्वेद, ऑर्गेनिक इंडिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो AGS ट्रांजैक्ट से सर्विस लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन, जिसमें कंपनी सेल ऑफ ATM एंड CRMs, सेल्फ सर्विस टर्मिनल्स, करेंसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, रिलेवेंट सर्विस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स आती है। साथ ही एज ऑफ अगस्त 31 2021 की बात करें तो कंपनी के पास मोर देन 50 बैंक्स का कस्टमर बेस था, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बैंक आते हैं। अगर हम कंपनी के कस्टमर प्रोफाइल को देखें तो कंपनी का कस्टमर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपनी का लास्ट सेगमेंट देखें जो कि है अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, जिसमें कंपनी के कस्टमर पेट्रोलियम, रिटेल और कलर सेगमेंट्स में है, जिसमें कंपनी प्रोवाइड कराती है सिस्टम ऑटोमेशन प्रोडक्ट, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड रिमोट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। AGS ट्रांजैक्ट को और डिटेल में देखते हैं तो पाते हैं कि 31 अगस्त 2021 तक कंपनी ने 2,21,066 मर्चेंट POS इंस्टॉल कर दिए थे। साथ ही 17,924 POS पेट्रोल पंप इंस्टॉल कर चुकी है और 72,000 ATMs एंड CRM ऑफरिंग कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करा चुकी है। साथ ही 46,800 कैश बिलिंग टर्मिनल्स और 88,521 कलर डिस्पेंसिंग मशीन्स इंस्टॉल कर चुकी है। अगर हम देखें तो कंपनी मोर देन 2200 सिटीज और टाउन्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें 4,46,000 मशीन्स इंस्टॉल हैं और कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे रही हैं। तो कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छा है। ये सिर्फ रिटेल, पेट्रोल पंप, मर्चेंट में नहीं, अदर सर्विस भी, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग सेक्टर में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं देती और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम 31 अगस्त 2020 की बात करें तो कंपनी के टोटल असेट्स थे 22,413 मिलियन, जो कि 31 मार्च 2021 को 29,138 मिलियन हो गए और 31 अगस्त 2021 को ये 29,170 मिलियन हो गए। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 18,335, जो कि 31 मार्च 2021 को 17,971 हो गया और वही टोटल रेवेन्यू 31 अगस्त 2021 को घटकर 7,623 मिलियन हो गया। तो इसका ग्राफ डाउन ही जा रहा है। साथ ही अगर हम
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 को 830 मिलियन था, जो कि 31 मार्च 2021 को घटकर 547 मिलियन हो गया और 31 अगस्त 2021 को ये बहुत ज़्यादा घटकर -181 मिलियन हो गया। तो अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी डिक्लाइनिंग है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑल्दो कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफ़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, बट ऑल्दो इसने फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं दिखाए हैं। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो कंपनी ने वो बहुत ज़्यादा क्लियर शो नहीं करे हैं। कंपनी का सिंपल यही कहना है कि वो लिस्टेड होके इसके बेनिफिट्स अचीव करना चाहती है। तो आइए कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पर कुछ नज़र डाल लेते हैं। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी इंटीग्रेटेड ओमनी चैनल सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, साथ ही कैश सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं अपने एम्स को अचीव करने के लिए। साथ ही कंपनी के पास लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद ग्लोबल कंपनीज लाइक ACI और कंपनी का प्रेजेंस भी ग्लोबली है, एशिया में तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है जो कि एज पर दी कस्टमर, एज पर दी क्लाइंट्स वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो मिस्टर रवि बी गोयल और विनेहा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इसके मेन प्रमोटर्स हैं। तो आइए देख लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें IPO से रिलेटेड कुछ डेट्स और अदर डिटेल्स होती हैं। तो IPO जो है 19 जनवरी 2022 को आ रहा है और 21 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट डेट है 27 जनवरी, 28 जनवरी को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और आपके अकाउंट में शेयर्स 31 जनवरी को आ जाएंगे और 1 जनवरी को IPO लिस्टिंग डेट है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो रुपीज़ 10 पर इक्विटी शेयर है और IPO प्राइस 166 रुपीज से 175 रुपीज पर इक्विटी शेयर है, जिसका कट ऑफ 14,875 रुपीज आता है। मार्केट लॉट और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 85 शेयर की है। कंपनी BSE NSE दोनों में ही लिस्टेड हो रही है। इशू साइज है 680 करोड़ का और यही इसका OFS है। अगर हम कंपनी के प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो 98.23% है, जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 66.07% हो जाएगी। तो चलिए अब आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है मेरा ओपिनियन। मेरे ओपिनियन से अगर आप देखें तो अगर कंपनी के प्रोफाइल की बात करूं तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में और आउटसाइड इंडिया भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छी तरह से एक्ट भी कर रही है। पर अगर हम रियलिटी पे जाएं, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो वो हमें थोड़े निगेटिव वाइब्स देते हैं। कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन स्टेज पे है, वो हमेशा नेगेटिव में जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें IPO में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी होंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद ये IPO आपके लिए कुछ ना कुछ गेन देके जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई अच्छा प्रॉफिट बुक करा के दे सकता है। अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो मुझे नहीं लगता ये IPO उतना फ्रूटफुल रहेगा, तो इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्क का काम है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और या लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। और इस IPO के साथ जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे ये लग रहा है कि इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 1 फरवरी है। वही डेट जो है यूनियन बजट की होती है, तो उस दिन का मार्केट, उस टाइम का मार्केट जो है यूनियन बजट के अकॉर्डिंग भी एक्ट करता है। अगर यूनियन बजट से मार्केट खुश होता है तो नो डाउट इस IPO को भी बेनिफिट उसका मिलेगा। अगर यूनियन बजट से मार्केट खुश नहीं होता तो ज़रूर उसका असर इस IPO पे जाने वाला है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी इसके साथ है। ये तो था मेरा ओपिनियन। अगर आपका क्या ओपिनियन है इस IPO को लेके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। IPO में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें और अच्छी तरह से रिसर्च कर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल शिवम वी शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।